हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीमा प्रवक्ता समाजशास्त्र स्वागत करती हूँ आपका समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे आपके पाठ्य पुस्तक सेकंड का सेकंड चैप्टर आपका है सांस्कृतिक परिवर्तन। इस चैप्टर में जो आपके मुख्य बिंदु हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट अध्याय में गत अध्याय से जुड़े हुए जो संदर्भ, हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर की हम चर्चा करेंगे कि उस चैप्टर में हमने सामाजिक परिवर्तन के बारे में क्या क्या पढ़ा है और उसकी रिलेवेंसी इस चैप्टर के साथ क्या बनती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे संस्कृति से आशय, यानी कि जो हम सांस्कृतिक परिवर्तन की आज चर्चा करेंगे उसमें संस्कृति क्या है, संस्कृति को पहले समझेंगे, नेक्स्ट फिर आगे बढ़ेंगे और फिर हम चर्चा करेंगे औपनिवेशिक काल में, यानी कि लगभग 19वीं और 20वीं शताब्दी, हम 1800 से लेकर 1947 तक औपनिवेशिक काल में जो परिवर्तन भारतीय सामाजिक संरचना में हुए और उनके क्या परिणाम भारतीय संस्कृति पर हुए उनकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अथवा सामाजिक परिवर्तन के प्रकार। हम 4 प्रकारों की यहाँ चर्चा करेंगे: संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण और पंथ निरपेक्षीकरण। संस्कृतिकरण को हम परिवर्तन के आंतरिक स्रोत के रूप में देखेंगे और बाकी पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण और पंथ निरपेक्षीकरण को हम लोग परिवर्तन के बहिर्जात कारणों के रूप में देखेंगे। इसके बाद हम जो इस चैप्टर में जिन बिंदुओं की हमने चर्चा की है उन्होंने हमारे विजन को कैसे प्रभावित किया, कैसे हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन लेके आए, वो उन बिंदुओं की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज का अपना अध्याय, जिसमें हम लोग देखेंगे गत अध्याय से जुड़े हुए हमारे संदर्भ। गत अध्याय में हम लोगों ने सामाजिक परिवर्तन की चर्चा की थी। सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन दोनों डिफरेंट चीजें हैं। हम लोगों ने चर्चा की थी लास्ट में कि जो औपनिवेशिक काल में औद्योगिकीकरण हमारे यहाँ हुआ, जो यूरोप से लोग आए और उसके फलस्वरूप इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर हुआ, उसके चलते अर्बनाइजेशन, नगरीकरण जो हमारे यहाँ हुआ, उन दोनों ने भारतीय सामाजिक संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था कि जिस समय कोई उद्योग स्थापित हुए, भारत में उद्योग स्थापित हुए, ब्रिटिश सरकार ने अपने हितों की पूर्ति के लिए ही अगर हम कहें, लेकिन उन्होंने यहाँ पर उद्योग स्थापित किए और जब उद्योग यहाँ पर स्थापित हुए तो जो परंपरागत सामाजिक संरचना भारत की थी, जो मुख्य रूप से कृषि आधारित थी, उसमें ढेर सारे परिवर्तन हुए। यानी कि ग्रामीण सामाजिक संरचना और नगरीय सामाजिक संरचना दोनों में मोटा मोटा फर्क हमें दिखाई देने लगा। उदाहरण के रूप में हमने आपको बताया था कि जब कोई उद्योग कहीं स्थापित होता है, आप लोग जिस भी एरिया में रह रहे हैं आप वहीं देख लीजिए, जिस भी रॉ मटेरियल की उपलब्धता आपके यहाँ होगी, मान लिया आपके यहाँ गन्ने की ज्यादा उपलब्धता है तो चीनी उद्योग आपके यहाँ स्थापित होंगे, आपके यहाँ जूट की उपलब्धता ज्यादा है तो आपके यहाँ कपड़ा उद्योग ज्यादा स्थापित होंगे। तो एक उद्योग जिस समय स्थापित होता है वो अपने साथ ढेर सारे सामाजिक परिवर्तन लेकर आता है। जब कोई उद्योग कहीं स्थापित करते हैं हम लोग तो वहां पर हमें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हमें मैन पावर की जरूरत होती है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है उसके बाद जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, उस प्रोडक्शन की खपत के लिए हमें मार्केट की जरूरत होती है। होता क्या है कि इससे जो हमारे सोशल रिलेशंस है उसमें काफी चेंज आता है। हम लोग क्या देखते हैं लास्ट चैप्टर में, जो हम लोगों ने देखा कि जब उद्योग स्थापित हुए तो गांव से जो लोग थे वो माइग्रेट कर गए नगरों की तरफ। वो लोग शहरों में रोजगार के लिए आए, कुछ लोग उनमें से वहीं रह गए और कुछ लोग ज्यादा क्या किया उन्होंने कि वो वापस गांव में भी आने लगे। ये जो माइग्रेशन हुआ उद्योगों के चलते नगरों की तरफ, तो इससे गांव और नगर दोनों सामाजिक संरचनाओं पर परिवर्तन सीधे सीधे दिखाई दिया। क्या परिवर्तन दिखाई दिया कि नगरों में जनसंख्या का तेजी से दबाव पड़ा, जनसंख्या ज्यादा हो गई तो वहाँ की चिकित्सा सुविधा, स्पेशली आवास की सुविधा, खाद्यान्न की जो सुविधा थी उस पर दबाव पड़ा बहुत ज्यादा। और नगरों में किसी भी फैक्ट्री के आसपास मलिन बस्तियों का अस्तित्व हमें दिखाई देने लगा, झुग्गी झोपड़ियों का अस्तित्व हमें दिखाई देने लगा। और ये जो इस तरह की बस्तियां किसी भी फैक्ट्री के कंपनी के चारों तरफ उत्पन्न हो जाती हैं, इनमें कुछ सहज सामाजिक समस्याएं होती हैं। वो सहज सामाजिक समस्याएं क्या है
कि जैसे इसमें मद्यपान की समस्या उभर आती है, आवास की यहाँ समस्या रहती है, छोटी छोटी सी झुग्गी झोपड़ियों में कई कई लोग एक साथ रहते हैं, उनमें एक तरह से देखा जाए तो बाल अपराध की संगठित अपराध की समस्याएं भी यहाँ पर उभर आती है। ये तो हमने देखा था नगरीय सामाजिक जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़े थे। अब गांव की तरफ आते हैं। किसी भी गांव की जो सामाजिक संरचना होती थी वो जजमान यानी कि जो किसान या भूस्वामी जातियां होती थी, भूस्वामी और जो बाकी जातियां उनको हेल्पफुल होती थी खेत का काम करने के लिए, उनके बीच में जो एक सहजीवी संबंध था, जो सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का संबंध था, वो लूज हो गया, वो कमजोर पड़ गया। जजमानी सिस्टम बहुत एक तरह से पीछे चला गया समाज में, क्योंकि जजमानी सिस्टम जो कामीन जातियां थी उनको सामाजिक आर्थिक सुरक्षा तो देता था, लेकिन वो उनको नगद पैसा नहीं दे पाते थे वहां पर। और नगरों में जब गांव से आते थे लोग नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, तो उनको नगद पैसा शाम को मिल जाता था। तो गांव के लोगों ने प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया था नगरों में आकर फैक्ट्रियों में काम करने को, बजाय इसके कि वो गांव में अपनी जजमानी सिस्टम के तहत अपने जजमान के खेतों पर, जजमान के घर पर काम करें। तो ये परिवर्तन किसमें हुआ? गांव की सामाजिक संरचना में। अब किसी भी सामाजिक संरचना में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को हम परिभाषित किसके माध्यम से करते हैं? परिवर्तन को हमेशा हम प्रभावित करते हैं संस्कृति के माध्यम से। संस्कृति किसी भी सामाजिक संरचना को परिभाषित करने का एक टूल होती है। अब हम लोग संस्कृति को यहाँ पर देखेंगे कि संस्कृति से हमारा क्या मतलब है। संस्कृति की एक सिंपल सी वन लाइनर डेफिनेशन हमेशा याद रखना, कल्चर इज द टोटल वे ऑफ लिविंग एंड थिंकिंग। संस्कृति हमारे जीने, सोचने और कार्य करने का समग्र तरीका होती है। हम जो कुछ भी हैं और हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ संस्कृति का हिस्सा है। हम इस रूम में बैठे हैं, हमारे पास जो जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे पास लैपटॉप है, प्रिंटर है, फैन है, फर्नीचर है, मैं खुद हूँ, मेरी एक वैचारिकी है, ये सब कुछ हमारी संस्कृति का हिस्सा है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? ऑकबर्न एक हमारे समाजशास्त्री हुए हैं, उन्होंने कल्चर को दो भागों में बांटा है, भौतिक संस्कृति मेटेरियलिस्टिक कल्चर और अभौतिक संस्कृति नॉन मेटेरियलिस्टिक कल्चर। भौतिक संस्कृति में वो सभी वस्तुएं जो दिखाई दे रही हैं, जो दृश्यमान है, उसमें हमारे मकान, दुकान, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुछ हमें दिखाई देता है वो सब कुछ हमारा भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आता है। और इस भौतिक संस्कृति के अंदर रहने वाले लोग कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, उनकी जीवन शैली क्या है, उनके खाने पीने पहनने का क्या सलीका है, क्या तरीका है, वो सारा नॉन मेटेरियलिस्टिक कल्चर के अंतर्गत आता है। जो भी हमारी परंपराएं, प्रथाएं, जो भी हमारे जीवन जीने के लिए नियम बने हुए हैं, उन नियमों की जो व्यवस्था जिसे हम संस्था कहते हैं, ये सारी हमारी नॉन मेटेरियलिस्टिक कल्चर के अंतर्गत आती है। अब हम लोग देखेंगे कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरू में जो समाज सुधार आंदोलन हुए थे भारत में, और इससे भी अगर हम पीछे जाएं, पूरे विश्व में जब रेनेसा का दौर आया था, जब पुनर्जागरण का एक दौर आया था, उससे एक वैचारिक आंदोलन पूरी दुनिया में शुरू हुआ था। रेनेसा से क्या मतलब समझते हैं? प्रबोधन काल जिसे हम हिंदी में कहते हैं। यूरोप में जब एक वैचारिक क्रांति आई थी, जिसके फलस्वरूप समता और समानता के मूल्य मानव समाज में अस्तित्व में आए थे, उसका प्रभाव भारत में भी पड़ा था। हुआ क्या था कि यूरोप में 16वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई थी और उसके बाद फिर फ्रांस में राजनीतिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति ने बाजार को, अर्थव्यवस्था को मुक्त कर दिया था और राजनीतिक क्रांति ने व्यक्ति को मुक्त कर दिया था। व्यक्ति ने पहली बार समता और समानता के मूल्यों से परिचय पाया था। और इन विचारों का, ये जो वैचारिकी फ्रांस से निकली थी, इसका भारत के प्रबुद्ध वर्ग पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। भारत के प्रबुद्ध वर्ग मतलब जो उस समय का बुद्धिजीवी तबका होता है। हम लोग मुख्य रूप से जो पढ़ते हैं आपके टेक्स्ट में, जिसमें से क्वेश्चन आएंगे, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ये लोग जो ज्योतिबा फुले, महादेव गोविंद रानडे, जितने भी समाज सुधारक थे, इन्होंने पश्चिम की वैचारिकी को आधार बनाकर भारतीय समाज में जो भी कुरीतियां थी, जो समाज को जड़ बना रही थी,
उस जड़ता को समाप्त करने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। उसके बाद 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के विशेष प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। ऐसे ही ढेर सारे अमेंडमेंट, ढेर सारे सुधार ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों के प्रयास से किए गए और इन प्रयासों ने मानव की जीवन शैली में जो परिवर्तन किए, उन परिवर्तनों का अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे, क्योंकि जब जीवन शैली बदलती है उसी को हम लोग सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। इसके पहले हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि इस सांस्कृतिक परिवर्तन में जो कुछ भी बदलाव आए, इनको हम कितने हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। हम दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। एक तो परिवर्तन के आंतरिक कारण होते हैं, जैसे इंडिया है, भारत है, भारत के अंदर कुछ परिवर्तन चल रहे थे भारत के ही कारकों से प्रभावित होकर, इनको हम लोग अंतर्जात परिवर्तन कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं सांस्कृतिक व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों की, अथवा सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रकार हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्जात और बाह्य कारणों का। अंतर्जात कारणों में हम संस्कृतिकरण को लेते हैं और बाह्य कारणों में हम आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण और पंथनिरपेक्षीकरण को लेते हैं। आज हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे संस्कृतिकरण की। अब संस्कृतिकरण को हम समझे, इससे पहले हम एक दूसरी अवधारणा है प्रभु जाति की अवधारणा, उसको समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि संस्कृतिकरण का पूरा कॉन्सेप्ट प्रभु जाति के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ये दोनों ही अवधारणाएं एम.एन. श्रीनिवास ने दी हैं, मैसूर नरसिम्हाचारी श्रीनिवास ने दी है। आपके पास एमसीक्यूज में क्वेश्चन बनता है कि प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रभु जाति की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने कहाँ के अध्ययन के द्वारा दी, तो ये रामपुरा इसका आंसर हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे प्रभु जाति की। प्रभु जाति किसे कहते हैं? हम लोग किसी भी गांव देहात को अगर अपने एक सेटअप माइंड अपना सेटअप करें वहां पर, तो हम लोग देखेंगे कि किसी भी एरिया में ढेर सारी जातियां होती हैं, एक जाति नहीं होती, कई सारी जातियां एक साथ रहती हैं और सहजीवी संबंधों में रहती हैं। लेकिन परंपरागत रूप से इसको हम भारतीय हिंदू सोशल सिस्टम के अंतर्गत समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ण व्यवस्था जिस समय भारत में थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में कैटेगराइजेशन था पूरे के पूरे समाज का, उस समय क्या था कि बाद में जब ये व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित हुई तो कुछ जातियां दूसरी जातियों पर डोमिनेट हो गई, उन्होंने अपना प्रभुत्व जमा लिया और उन प्रभुत्व वाली जातियों की कुछ खास विशेषताएं थी जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा। प्रभु जाति की खास विशेषताएं क्या होती हैं वो हम लोग देख रहे हैं। कोई भी ऐसी जाति जिसका उस एरिया की कृषि भूमि पर अधिकार होता है, वो ऐसी जाति हो जिसकी जनसंख्या उस एरिया में रहने वाली दूसरी जातियों की अपेक्षा ज्यादा हो। ये ऐसी जाति होती है जिसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति स्थानीय पद सोपान में, स्थानीय मतलब आंचलिक, किसी विशेष एक क्षेत्र में दूसरी जातियों से श्रेष्ठ होती है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि प्रभु जाति का उच्च जाति होना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। ये चीज एम.एन. श्रीनिवास अपने अध्ययन में स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि प्रभु जाति का उच्च जाति होना अनिवार्य नहीं है। हिंदू सोशल सिस्टम में प्रभु जाति कोई भी हो सकती है, लेकिन उच्च जाति अखिल भारतीय स्तर पर ब्राह्मणों को स्वीकार किया गया है। दूसरी नोटिस करने वाली बात यह है कि प्रभु जाति के साथ शैक्षणिक स्थिति की बात भी जुड़ी हुई नहीं होती। केवल कौन सी जुड़ी हुई होती है? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति अन्य जातियों से स्थानीय सोपान में ऊपर होती है इस जाति की। तो संस्कृतिकरण की जब हम बात करते हैं तो संस्कृतिकरण इस प्रभु जाति की नकल की एक अवस्था है। संस्कृतिकरण एक वो प्रक्रिया एम.एन. श्रीनिवास ने अपने अध्ययनों में देखी कि पूरे के पूरे समाज में एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस चलता है जिसमें किसी भी स्थान पर जो डोमिनेंट कास्ट है उस एरिया
एरिया में रहने वाली दूसरी जातियां उस जाति की डोमिनेंट कास्ट की जीवन शैली का अनुकरण करते हैं। एक तरह से एक नकल की अवस्था है, इसको इन्होंने संस्कृतिकरण कहा। और अपने अध्ययन में एम.एन. श्रीनिवास ने ये कहा कि संस्कृतिकरण कोई अकेली प्रक्रिया नहीं है, अवधारणा नहीं है, ये कई सारी अवधारणाओं का एक गुच्छा है। गुच्छा से मतलब कि जिस समय एम.एन. श्रीनिवास ने अपना अध्ययन शुरू किया मैसूर में, पूर्व जाति का वो अध्ययन कर रहे थे और ये ब्राह्मण जाति वहां पर है, तो वहां उन्होंने देखा कि उस पूरे मैसूर एरिया के जितनी भी जातियां थी वो उस पूर्व जाति का, ब्राह्मण जाति का जीवन शैली का अनुकरण कर रही थी। तो इन्होंने कहा कि सर यहाँ पर एक ब्राह्मणीकरण की प्रक्रिया चल रही है। फिर ये अपना अध्ययन करने के लिए रामपुरा में आ गए। रामपुरा दिल्ली के आसपास का एक क्षेत्र है और इसमें क्षत्रिय जातियां मुख्य रूप से निवास करती हैं। रामपुरा अगर आप लोग वैसे ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा नाम वहां पर, क्योंकि जब भी कोई समाज वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जाता है तो वो अपने क्षेत्र का एक काल्पनिक नाम रख देता है। तो एम.एन. श्रीनिवास ने दिल्ली के आसपास के एरिया का नाम रखा था रामपुरा। वहां इन्होंने देखा कि जितनी भी बाकी की वहां जातियां हैं वो वहां के क्षत्रियों की जीवन शैली का अनुकरण कर रही हैं। तो इसको श्रीनिवास ने कहा कि समाज में क्षत्रियकरण की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद इन्होंने गुजरात में अध्ययन किया। वहां इन्होंने पाया कि वहां डोमिनेंट कास्ट वैश्य थे। जो वैश्य वर्ण के अंतर्गत लोग आते थे उनका कृषि भूमि पर अधिकार था, उनकी जनसंख्या ज्यादा थी, उनकी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति दूसरी जातियों से उच्च थी, तो वहां लोग वैश्यों की कल्चर का अनुकरण कर रहे थे। इन्होंने कहा कि वहां पर वैश्यीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद ये आंध्र प्रदेश में जाते हैं और आंध्र प्रदेश में इन्होंने देखा कि वहां पर कम्मा और रेड्डी डोमिनेंट कास्ट थी, प्रबल जातियां वहां पर कम्मा और रेड्डी थी और कम्मा और रेड्डी का दूसरी जातियां अनुकरण कर रही थी, जबकि कम्मा और रेड्डी जो हमारी वर्ण व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग शूद्र वर्ण में आती थी। तो वहां इन्होंने कहा कि तो समाज में शूद्रीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इसके आगे ही केरल में चले गए और केरल में देखा कि वहां पर इजावा एक जाति थी जो एक्चुअली वर्ण व्यवस्था से बाहर थी, अछूत जाति थी, तांडी निकालने का काम करती थी, शराब निकालने का काम आजादी से पहले कर रही थी। और उसने क्या किया कि शराब के कारोबार से इतना पैसा कमाया कि जो वहां की दूसरी उच्च जातियां थी उनकी संपत्ति भी इजावा के हाथ में आ गई और एक समय पर बाकी सभी जातियां इजावा की संस्कृति का अनुकरण करने लगी। ऐसे में श्रीनिवास ने कहा कि ये तो समाज में एक अछूतीकरण की प्रक्रिया भी इसका मतलब चल रही है। अब इतनी सारी प्रक्रियाओं को समराइज करने के लिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, शब्द था संस्कृतिकरण। उन्होंने ये कहा कि ये कोई मैटर नहीं करता कि वो वर्ण व्यवस्था में जाति किस वर्ण में आती है, बस उसके अंदर प्रभु जाति के गुण होने चाहिए। किसी भी क्षेत्र में कोई भी जाति जो प्रभु होगी, डोमिनेंट होगी, उसकी कल्चर का अनुकरण, उसकी संस्कृति का अनुकरण जब बाकी की सभी जातियां करेंगी तो इस प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहेंगे। अब इस संस्कृतिकरण का हमारी सांस्कृतिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है? सांस्कृतिक, इसके लिए हम लोग एक फिगर देखते हैं। ये हमारी माल्या सामाजिक संरचना है, इसमें ढेर सारी जातियां हैं। हम लोग एजम्पशन करते हैं कि ये ABCD कोई 4 जातियां हैं, तो इसमें हो सकता है ये जो D जाति है, जो स्थानीय पद सोपान में सबसे निचले स्तर पर है, ये अपनी जाति के लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करके, उनके अंदर जागरूकता पैदा करके, सामूहिक गतिशीलता के द्वारा यहाँ से ये देखो यहाँ आ सकती है, यानी कि अपवर्ड मोबिलिटी यहाँ पर दिखाई देती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा स्थानीय पदसोपान में निचले स्तर पर जो जातियां हैं वो भी अपनी जाति को सम्मान के भाव से देखती हैं और अपवर्ड गतिशीलता यानी कि समाज में ऊपर स्थान पाने में सफल होती हैं। दूसरा इसमें क्या आता होता है कि जो निचले स्तर की जातियां हैं उनकी जीवन शैली में परिवर्तन आता है। एक लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा सुचिता और प्रदूषण, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे जैसे वर्ण व्यवस्था में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो पॉल्यूशन नीचे की ओर बढ़ता चला जाता है और प्योरिटी कम होती चली जाती है। वो सारा का सारा हमारी जीवन शैली में दिखाई देता है। जब हम संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो फिर हम लोग अपने पॉल्यूशन से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं
करते हैं। इससे होता क्या है कि समाज में जो जातियों के बीच में डिस्टेंस है, जातीय दूरी कम होती है। और इसके साथ साथ एक दूसरी चीज यहाँ पर ऐड होती है जिसको दीपांकर गुप्ता कहते हैं कि जातीय दूरी कम होती है लेकिन कास्ट कॉन्शियसनेस, जातीय चेतना लगातार बढ़ने लगती है। जातीय चेतना बढ़ने का मतलब है कि चाहे सामाजिक संरचना में स्थानीय पद सोपान में हमारी कास्ट कहीं भी स्टैंड करती है, फिर हम उसके साथ इंफीरियरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं जोड़ते, हीन भावना का कॉन्सेप्ट नहीं जोड़ते। इससे क्या होता है कि हम अपनी जाति के साथ सम्मान का भाव जोड़ते हैं और एक सामूहिक गतिशीलता पूरे के पूरे ग्रुप में स्वीकार की जाती है। और जो प्रभु जातियां हैं, जो समाज के ऊपर के स्तर की जातियां हैं, वो भी इस मूवमेंट को, ये जो यहाँ से यहाँ हुआ है, इस मूवमेंट को स्वीकार कर लेती हैं। और इसके एक और परिवर्तन सामाजिक संरचना में दिखाई देता है। वो क्या दिखाई देता है कि परंपरागत रूप से जातियों के साथ जो व्यवसाय के चुनने की जो स्वतंत्रता है, उस पर बंधन ढीले हो जाते हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में जो निचले स्तर की जातियां हैं, वो भी अपवर्ड मूवमेंट के द्वारा अच्छी एजुकेशन प्राप्त करती हैं, वो लोग अच्छे व्यवसाय में जाते हैं। कुल मिलाकर व्यवसाय को चुनने की जो बाध्यता है वो समाप्त हो जाती है। तो आज हम लोगों ने देखा कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जो औपनिवेशिक काल में भारत में चली, औपनिवेशिक काल से पहले भी थी और आज भी अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो किसी न किसी रूप में भारतीय समाज में आज भी कहीं ना कहीं चलती रही है। हम लोगों ने संस्कृतिकरण को समाज के अंतर्जात परिवर्तन के कारणों के रूप में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सांस्कृतिक परिवर्तन के बहिर्जात कारण कौन कौन से हैं, जिसमें हम आधुनिकीकरण को देखेंगे, पश्चिमीकरण को देखेंगे और लौकिकीकरण को देखेंगे। कुछ विश्लेषणात्मक क्वेश्चंस के साथ, एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चंस के साथ आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि आप लोग जहां भी रह रहे हैं, जिस भी एरिया में रह रहे हैं, ये देखिए आसपास कि कौन सी ऐसी जातियां आपके आसपास हैं जो भूतकाल में डोमिनेंट रही हूं या आज डोमिनेंट हैं। अपने घर के बुजुर्गों से चर्चा कीजिए, उनसे बात कीजिए कि कौन सी ऐसी जातियां हमारे आसपास रही हैं जिनका कृषि भूमि पर अधिकार रहा है, जो एक तरह से राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति के मामले में दूसरी जातियों से श्रेष्ठ रही हैं और क्यों रही हैं। व्यवसाय जाति के साथ किस तरह बंधा हुआ था और धीरे धीरे कैसे उसमें परिवर्तन आया है। ये चीज अभी पिछले 10, 20, 25, 30 सालों का जो एवरेज है, इस तरह के लोग आपके पास होंगे, उनसे बात कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका एक विजन क्लियर होगा, आपको एक सामान्य दृष्टिकोण के स्थान पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से चीजों को देखना आएगा। किसी भी क्लास के स्टार्टिंग में जैसे हम लोग बताते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का मोटिव क्या है आप लोगों तक आने का, आपको पढ़ाने का हमारा उद्देश्य क्या है। तो हमारा एकमात्र उद्देश्य रहता है कि हम आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन करें, हम आपको सामान्य दृष्टिकोण के स्थान पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्रदान करें, ताकि आप चीजों का कार्य कारण के आधार पर विश्लेषण कर सकें, वैज्ञानिक तरीके से सामाजिक घटना को विश्लेषित कर सकें, कोरिलेट कर सकें। इसी तरह हम लोग चीजों को अपने आसपास देखने का जब एक स्वभाव बना लेंगे तो हम वैज्ञानिक विश्लेषण में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज के लिए बस